हाय गाइस, टोटल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम की। अगर हम देखें तो जीएस थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो एक सोशल प्रॉब्लम भी है, सोशल इशू भी है। तो अगर हम देखें तो जीएस वन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम यूपीएससी को टारगेट करते हैं, यूपीएससी की जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिस तरह का सिलेबस है, उसको देखते हुए ये टॉपिक है। लेकिन ये जो दो पिक आप देख रहे हैं, एक सुशांत सिंह राजपूत का है और एक आपने उड़ता पंजाब का, ये यहाँ पे पिक देख रहे हैं। ये दो पिक लगाने का जो रीजन है उसका है कि आज का जो आपका टॉपिक है वो ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ के लिए। अगर देखें तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और यूथ अगर किसी देश का, कहते हैं कि किसी देश का, अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां के यूथ को बर्बाद कर दीजिए, ठीक है। तो उड़ता पंजाब अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो सेलिब्रिटी है वो किस तरह से वो फेमस होता है, फिर उनको जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से इनको बनाया जाता है। ये खुद ड्रग लेते होते हैं और फिर उसके बाद में जो इनका हीरो, जो इनका भाई हीरो है, इसका जो भाई है वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी तो होती, वो तो बच जाता है, बट करीना कपूर को मार देता है। आप इसमें बहुत सारी चीजें देख पाएंगे, बहुत सारी सिचुएशन, किस तरह से जो है गर्ल्स को अब्यूज किया जाता है, ड्रग अब्यूज के कितने सारे नुकसान है इस मूवी में आपको बहुत अच्छे से दिखाए गए। और अगर हम लाइव एग्जाम्पल देखें तो सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत कौन नहीं जानता, इस पर्सनालिटी को सभी जानते हैं, है ना। तो अगर देखें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक्टर बहुत अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया और फिल्म इंडस्ट्री में, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत अच्छे पर्सन थे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जब आप बिग सिटीज में जाएंगे, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु, ऐसे सिटीज में जब आप रहते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइसोलेशन की। जैसे आप स्टडी के लिए भी गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं, मैं वहां पे रही, उस चीजों को मैंने महसूस किया। और जो लोग रहते हैं या जो लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आता, जब आप एक लंबे समय तक स्ट्रगल कर रहे होते और कुछ अचीव नहीं होता, तो एक अलग ही ट्रॉमा में आप चले जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा में। उसको डिप्रेशन या एंजाइटी हम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट या कुछ जो भी आप जिस भी एम के लिए आप गए हैं और फेलोर्स मिल रहे होते, आपका क्या होता है कि आप इतना पजल हो जाते हैं, इतना आइसोलेशन होता, इतना टेंशन होता कि आप क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं, आप चले जाते हैं ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपकी हेल्थ को बेटर करना, बीमारियों के इलाज के लिए डेवलप किया गया। लेकिन उसी को क्या किया गया, ऐसी ऐसी चीजें डिमांड बढ़ी और देखा जाए तो आज एक क्राइसिस बना है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। उसमें एक आती है ग्लोबल ड्रग रिपोर्ट यूएनओडीसी की, उस पर भी हम मेंशन करेंगे कि किस लेवल पे जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग की चैलेंजेस वर्ल्ड लेवल पे कितने हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया के लेवल पे कितने जो है ड्रग एब्यूज की केसेस हैं और किस तरह चैलेंजेस जो है भारत जो है इस समस्या का सामना किस तरह से कर रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, और जिस लेवल पे ये काम, जिस लेवल पे सक्सेस एक्टर थे, उस लेवल तक पहुंचते हुए, यानी बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और ग्राउंड लेवल से गए थे, तो इनका वहां तक पहुंचना, जिस लेवल के एक्टर थे, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था, एक बिगेस्ट अचीवमेंट था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सुसाइड किया। अब इन्होंने क्यों किया, क्या रीजन रहा, लेकिन जो उस समय जिस तरह से चर्चा आ रही थी कि ये ड्रग भी लेने लगे थे और ड्रग ले रहे थे, और क्या हुआ कि जो मेंटल बैलेंस है वो इतना असंतुलित हुआ कि ये सुसाइड तक इन्हें जाना पड़ा। जबकि जिस लेवल पे सक्सेस थी वो कम नहीं थी। यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है। तो इतनी कम एज में MS धोनी, इनकी मूवी है जो बहुत अच्छी मूवी है, मैंने उसको देखा है कई बार, बहुत अच्छी मूवी है रियली। उसको आप देखिए, आपको फिर आपको लगेगा कि क्या काम किया है और कितना मतलब मार्वलस एक्टर। तो हम इस पे इसीलिए चर्चा करें। आगे हम देखते हैं कि जो ड्रग की प्रॉब्लम है इंडिया में वो क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्या है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और एडिटोरियल भी था इसी पे। अगर हम देखें इस पे, अगर ग्लोबल लेवल पे, हम वैश्विक लेवल पे बात देखते हैं, पहली बार ड्रग प्रॉब्लम एब्यूज है क्या।
यूथ क्या कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, जैसे वो डिप्रेशन में, मेंटल ट्रॉमा में जो भी चैलेंजेस होते हैं वो फेस करता है, फिर वो करना क्या शुरू कर देता है, वो क्या करता है कि जैसे कि ड्रग्स हो गया, हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, ओपियम हो गया, ये सब लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या जैसे ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, ओपियम, कुछ लोग तो भांग भी खाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भांग के बारे पता नहीं हो तो उत्तर प्रदेश के लोगों से मिल लीजिए, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे भांग यूज करते हैं, है ना। गांजा भी आप जाइए गांव में, सुट्टा लगाते लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी ये इरिस्पॉन्सिबल बात ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो एज में ज्यादा हैं, वो भी देखिए बच्चों के सामने मतलब शुरू हो जाते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप सोसाइटी को और बाकी लोगों को, ठीक है। तो इन सब चीजों की क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं, यूज करने लगते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो दो इससे बहुत सारे नुकसान है। पहली बात, अगर एक बच्चे को लत लग गई तो उसकी पूरी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, मेंटल बैलेंस उसका जो है वो गड़बड़ होगा। उसके साथ अगर देखें तो सोशल एंटी सोशल बिहेवियर उनका एक्टिव हो जाता है, और देश की जो प्रोडक्टिविटी यानी जिस एज में उसको काम करना चाहिए उस एज में क्या है, उसका जो बॉडी की कैपेसिटी है, जो उसका उत्पादन क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो देश क्या होगा, ऑब्वियसली देश की प्रोडक्टिविटी लॉस में जाएगी और देश इससे पिछड़ता है, और देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे काफी काम भी किया है, ग्लोबल लेवल पे भी इस पे काम किया है, डब्ल्यूएचओ ने भी इस पे काम किया है, ठीक है। तो बहुत, और इवन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पे अलग बॉडी बनाई है। इसका मतलब अगर कहीं अलग एक संस्था ग्लोबल लेवल पे है, इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे काम किया जा रहा है, तो ये एक बिग चैलेंज है। तो अगर हम देखते हैं कि ये इन चीजों का यूज करना शुरू कर देता है, इस पे अगर हम रिपोर्ट देखें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अगर हम भारत में देखें, ठीक है, अगर भारत की स्थिति हम देखते हैं थोड़ी कि क्या स्थिति है। अभी हमने उड़ता पंजाब का आपको पिक दिखाया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि भारत में भी एक बड़ा चैलेंज है। तो भारत की स्थिति अगर हम बात करें तो एनसीआरबी का डेटा आया था, एनसीआरबी का, ठीक है, डेटा आया था। इन्होंने कहा कि 2019 के अकॉर्डिंग जो इनके पास डेटा उपलब्ध था, उसमें इन्होंने कहा कि भारत में 2.1 करोड़ लोग जो हैं वो गांजा का प्रयोग करते हैं। 2.1 करोड़ गांजा यूज करते हैं, यानी गांजे की लत है उनको। और अगर ओपीएम की बात करें तो 2.1 करोड़ और 3 पॉइंट समथिंग, इसको मैं अभी देखती हूँ, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। 2019 2.1 करोड़ 2019 में इसका गांजे का है, और 3 पॉइंट समथिंग जो है वो उसका ओपीएम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भारत की स्थिति क्या है देखिए। तो और कुछ जो राज्य हैं अगर देखिए, कुछ इसमें क्या है कि हॉट स्पॉट स्टेट है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कुछ हॉट स्पॉट स्टेट हैं जहां पे ज्यादा ये कंज्यूम होता है। वो कौन से राज्य हैं, तो उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। अगर इस पे जो हमने बात की थी, कितने 2.1 करोड़ यहाँ पे था आपका, 3.1 करोड़ और 2.3, या 3.1 करोड़ और 2.3 करोड़, ठीक है, ये ओपीएम यूज करते हैं, ओपीएम, ठीक है। यही 3.1 करोड़ गांजा यूज कर रहे हैं, 2.3 करोड़ लोग ओपीएम यूज कर रहे हैं। आप बताइए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। और ये तो गवर्नमेंट का डाटा है, रियलिस्टिक वे में बहुत बड़े लेवल पे छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पे, या फिर आप बड़े बिग सिटीज में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है, वहां पे जो बस्तियां हैं, जो हम चाहे वो महाराष्ट्र में, आप मुंबई में देख लीजिए, तो वहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। और अपराध तो ऐसे ही कि क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी नशे के लिए, इसकी लत को पूरा करने के लिए लोगों को मार तक देते हैं, पैसे छीनने लगते हैं, किसी का मोबाइल छीन ले गए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो ये सारी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इंडिया के लेवल पे हमें ये देखें, अगर हम हॉट स्पॉट स्टेट देखें भारत में, भारत में कुछ हॉट स्पॉट स्टेट हैं, हॉट स्पॉट राज्य,
तो उसमें अगर हम देखें तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, असम, मणिपुर, सिक्किम। अच्छा, ये नॉर्थ स्टेट के जो नॉर्थ स्टेट में अगर हम देखें कि क्यों इतने ज्यादा हैं, तो अभी हम बताएंगे उसका रीजन क्या है कि इतने सारे हैं। ठीक है, मिजोरम भी इसमें है, मिजोरम में भी बहुत बड़ी ये समस्या है मिजोरम। तो ये आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, या ड्रग जो अब्यूज है, ठीक है, ड्रग अब्यूज के लिए हॉट स्पॉट स्टेट ये है आपके, ठीक है, ये वाले। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या स्थिति है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, वैश्विक स्तर पर, अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, यूएनओडीसी आप सबने सुना होगा, यूएनओडीसी। इसमें क्या होता है कि ये एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व ड्रग रिपोर्ट 2023 हाल में जारी की। 26 जून है, उस दिन आपका जो है वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या थीम रही, आगे हम उसको देखेंगे। लेकिन ये है कि यूएनओडीसी जो है आपका जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है। इसको हिंदी में अगर हम बोले, ड्रग अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ड्रग अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसको ये बोलते हैं। और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अगर हम हेडक्वार्टर देंगे तो कहाँ है? वियना में, वियना में, ठीक। तो इसका जो उद्देश्य था, एम था, मेनली जो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसको क्या करना? रिड्यूस करना और प्रोटेक्ट करना, यूथ को इंपावर करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसकी रिपोर्ट कौन सी है? विश्व ड्रग रिपोर्ट, ठीक है। मैं रिसेंटली इस रिपोर्ट की चर्चा करती हूँ जो अभी आई है 2023, ठीक है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2023, सॉरी। तो अगर हम देखें, इसमें ये कहा गया है कि जो पिछले दशक की तुलना में, अगर हम पिछले दशक की तुलना में देखें, पिछले दशक की तुलना में, ठीक है, तो 23% जो ड्रग एब्यूज है वो बढ़ गया है। यानी कि ड्रग जो यूजर है, ड्रग एब्यूज जो है वो बढ़ गया है, 23% बढ़ चुका है। और वर्ल्ड के 296 मिलियन लोग, 296 मिलियन जो लोग हैं वो क्या यूज करते हैं? वो नशा यूज, मतलब कि जो है नशे के आदी हैं। 296 मिलियन लोग, ठीक है। तो 296 मिलियन लोग नशीली दवाओं का यूज करते हैं, नशीली ड्रग का यूज करते हैं। और अगर हम देखें कि आदि कितने लोग हैं नशे के आदि, तो 39.5, 39 पॉइंट यानी 39.5 मिलियन, ठीक। मिलियन लोग क्या है? वो नशे के इतने आदी हो चुके हैं। मतलब इतने लोग जो है वो एकदम, क्यों नहीं, चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, किसी न किसी कीमत पे उनको चाहिए। तो लत इतनी ज्यादा है, तो 39.5 मिलियन लोग जो है इस लत से जूझ रहे हैं। और अगर हम इसमें देखें, इस लत में तो 45% की ग्रोथ हुई है, और किसी में हो या ना हो, लेकिन इसमें हुई है, ठीक है। कोविड के बाद तो ये और प्रॉब्लम बढ़ गई। तो 45% जो है 395, अगर 395 मिलियन जो है, यानी हाँ 39.5 मिलियन लोग जो है ड्रग की लत से, जो है ड्रग की लत उनको लगी हुई है और वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो है 45% की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। तो ये हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या स्थिति है। तो इस तरह से ये दोनों रिपोर्ट एनसीआरबी की, और हमने दोनों सिचुएशन देख ली, क्या है वो हमने देख लिया। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इसके रीजन क्या है। अगर हम देखें तो इसके रीजन क्या है, कारण क्या है? रीजन क्या है? अगर फर्स्टली हम देखें
भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अगर इंडिया की हम स्थिति देखें, ठीक है, जैसे भारत है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे इस साइड में, ठीक, इधर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब जाएंगे, जम्मू कश्मीर का अगर हम ये पार्ट रख लें तो इधर अफगानिस्तान है और उधर ईरान है, ठीक है। ठीक, अगर हम देखें तो ये भारत हो गया, ये भारत हो गया आपका। यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर अगर तो ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों के बीच में पड़ता है। अगर हम देखें यहाँ पे हमने एक ट्रिक यूज की है, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये भारत हो गया, ये क्या है यहाँ पे, इंडिया, ये इंडिया है। और अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, गोल्डन ट्रायंगल, ये गोल्डन ट्रायंगल है आपका, जिसमें कौन कौन शामिल है, वियतनाम, बर्मा यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, थाईलैंड, इसमें ये 4 देश शामिल है गोल्डन ट्रायंगल में। और अगर गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो ईरान है आपका, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो हमने देखा कि ये सारे जो देश है ये इसमें शामिल है, और भारत की जो स्थिति वो बीच में पड़ती है। तो इनका जो ट्रेड होता है ना, ऐसे मैंने अभी जो स्टेट बताए वो मोस्टली इसी रूट पे पड़ते हैं, ठीक, इसी रूट पे आप देखिए तो इसी रूट पे पड़ते हैं, यानी जो आपका पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी, मिजोरम, असम, मणिपुर, सिक्किम, ये आपका इसी जो है रूट में, इसी रूट पे पड़ते हैं मोस्टली। जो आपके जो ये ड्रग एब्यूज हॉटस्पॉट स्टेट हैं वो इसी रूट पे पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं और क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या है इसका, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक। जैसे कि अगर भारत की गरीबी की हम बात करें तो भारत में आज भी गरीबी है, काफी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है, जो वहां पे चैलेंजेस है वो उनके अलग चैलेंजेस है। तो इंसान को अपनी सरवाइव करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि अगर गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति है, मान लो कि गरीबी है, बेरोजगारी है, भारत में अगर हम देखें तो चाहे कुपोषण बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो आया है, या फिर आप नीति आयोग का चाहे वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखें, या फिर आप जो यूएन का आया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, दोनों में कुपोषण, एनीमिया, ये सारी भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति हम सब वाकिफ भी हैं उससे, ठीक है। पीएलएफएस की रिपोर्ट भी आई है, पीएलएफएस, ठीक, इसने रोजगार पे डाटा दिया है, बाकी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो देती ही रहती कि भारत में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लोग क्या होता है, जब उनके पास ये प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस यानी लाइफ सर्वाइवल को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन होता, तो वो सोचते इससे निकला कैसे जाए। अब निकलने के लिए दो रास्ते अपनाते हैं। एक तो होता है कि वो इसका व्यापार ट्रेड करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको इनकम आने लगती है, पहली बात, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर गरीबी है तो उसे दूर करना है, बेरोजगारी से दूर करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको और प्रमोट करते हैं। दूसरा, अगर डिप्रेशन या टेंशन में हो तो उन्होंने क्या किया, ड्रग लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो भारत की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इसमें देखो मोस्टली जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो SC/STs को, अगर हम बाहर आप कभी स्टडी करना तो इसमें जो निम्न कास्ट यानी सोशल जो स्टिग्मा जिनके साथ अटैच्ड है, वो भी कहीं ना इनमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिनको अच्छे से एम्पावर नहीं किया गया। क्योंकि क्या होता है, जो हिस्टोरिकल आपके साथ स्टिग्मा अटैच्ड हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो अगर किसी को सीखना है तो ऐसा नहीं कि चैलेंजेस किसी की लाइफ में नहीं है। अंबेडकर साहब थे, उन्होंने अपने कितने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, और उनको कौन सा ऐसा सिटीजन होगा जो उनको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता होगा या उनके जैसा नहीं बनना चाहेगा। अपनी हर वीकनेसेस हमारी अपनी खुद की होती है, कोई समाज, कोई पर्सन हम पे थोप नहीं सकता, दिस इज ट्रुथ। और हम कितना स्ट्रांग बने, हम सामने वाले को कैसे जवाब दें, दिस इज डिपेंड ऑन मी। ये नहीं मैटर करता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना,
वही मैं कहूंगी कि विवेकानंद जी को पढ़ना है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप अंबेडकर साहब को पढ़िए, आप विवेकानंद को समझिए, आप पर्सनालिटीज की तरफ जाइए, इन सब चीजों की तरफ मत जाइए। इनका कोई ना अस्तित्व है, आपको भी मिटा देगा। एक लाइफ है, एक मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड है ये, ठीक है, तो वो भी खत्म कर देगा। और आपके परिवार की जो स्थिति है वो तो खराब होगी होगी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति डाउन जाएगी, आपके घर में शांति नहीं रहेगी, आपके घर में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं या माता पिता हैं, वो सभी परेशान होंगे इस सिचुएशन से। तो जो भी यूथ को ये सब सोच भी रहे हो ना, जो भी मेरे ये वीडियोस देखे, उनको पर्सनली सजेशन है कि अगर है भी तो उससे निकलने की कोशिश करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, हम कैसे, इतने लोग कहाँ कहाँ चले गए, हम इससे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों से बचने की कोशिश की जाए। उसके साथ अगर यूएनओडीसी जो हमने अभी बात की थी, यूएनओडीसी, ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थी कि भारत जो है जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, ठीक है। भारत का जो जेनेरिक विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जो है जेनेरिक दवाओं की जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत क्या है, टॉप पे है, ठीक है। मतलब टॉप पे मतलब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और निर्यात करता है। तो भारत के पास क्या उपलब्धता किसी चीज की नहीं है, मतलब कुछ भी आप आराम से यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, करप्शन, ठीक, भ्रष्टाचार की भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो बॉर्डर पे क्या होता है, बॉर्डर पे आवागमन होता है, ट्रांस बॉर्डर जो होता है उसको ट्रेड हुआ, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हुई, ट्रांस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग। ट्रांस बॉर्डर का मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है। तो अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार की अगर प्रॉब्लम है, तो भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम में क्या होता है, ऑफिसर्स ले लेंगे पैसा ले लेंगे, उसके बाद उनको जाने देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी हो सकता है इम्पैक्ट करे। और यही उड़ता पंजाब में दिखाया भी गया है, उड़ता पंजाब में दिखाया गया है, जब उसके भाई पे बात आती है तब वो सीरियस होता है उस चीज को लेकर के, ठीक है। इसको वो उड़ता पंजाब मूवी देखिएगा, जब ये लेक्चर सुनिएगा तो देखिएगा, उसमें बहुत कुछ दिख जाएगा आपको कितनी प्रॉब्लम होती है इससे। उसके साथ अगर हम देखें तो भारत का जो बॉर्डर, जो पुअर बॉर्डर मैकेनिज्म है, यानी बॉर्डर पे जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जो पुअर बॉर्डर जो प्रबंधन है, यानी बॉर्डर प्रबंधन, जो सीमा प्रबंधन है या बॉर्डर प्रबंधन है, ये भी कमजोर है। ये क्या है, कमजोर है। प्रॉपर यहाँ पुलिस चौकियां, निगरानी, ठीक है, ये सब नहीं है। तो इनके लिए जरूरी है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए बॉर्डर प्रबंधन के लिए, जिससे क्या हो जाएगा कि इनको जो है ये निगरानी की जा सकती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसकी तो डेफिनेटली की ही जा सकती है। उसके साथ अगर हम देखें और कारण क्या है, तो फिफ्थ, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, आधुनिक तकनीकी, जैसे कि अगर हम देखें ई सिगरेट आ गई है, कॉन्सेप्ट सुना होगा, ई सिगरेट आ गई, ठीक है। उसके साथ डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब वो होता है जैसे कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनेट का यूज किया जाता है बट इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो इनका क्या होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। गूगल पे आप इनको सर्च करके आप इनका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। जो साइबर क्राइम एजेंसीज है ना, वो भी इनको बहुत परेशान होती है, अगर इनको डिटेक्ट करना हो तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें डार्क वेब हो गया आपका, उसके साथ डार्क नेट, इसमें एक टॉर वेबसाइट है, ठीक है, टॉर वेबसाइट है जिसके थ्रू ये सारा जो है ड्रग ट्रैफिकिंग या अभी जो भी खरीद फरोख्त होती है वो होती है, ठीक है। तो इस तरह आधुनिक जो तकनीकी आज आ रही है नई तरीके से, ये भी एक रीजन है कि इसको और ज्यादा प्रमोट, जैसे हमने देखा कि 23% बढ़ गया। जो हमने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट देखी 2023 की, उसमें 23% बढ़ चुका है, यानी कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, कमी नहीं आ रही है। तो ये क्या है, इसको प्रमोट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है एक। उसके साथ और क्या हो सकता है अगर हम देखें, जैसे कि कानूनी जो एजेंसियां हैं या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट, लीगल या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। तो जो आपकी
जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं विभिन्न संस्थाओं के बीच, विभिन्न एजेंसियों के बीच या संस्थाओं के बीच, ठीक, विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक। जैसे नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल है, पुलिस है, इनके बीच कॉपरेशन ही नहीं है, ठीक है। या सीसीटीएनएस जो आपके अपराध को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था, तो इनका क्या है कि एक इंटीग्रेटेड वे में कॉपरेशन होना चाहिए, जिससे क्या है इसको रोका जा सके। तो वो तो है जब क्या किया जाना चाहिए, तो उसमें सजेशंस में जब आप देंगे तो क्या होता है, जो इसके चैलेंजेस होते हैं वही सजेशन वही बताना होता है कि इनको इंप्रूव किया जाना चाहिए, या गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं वो मेंशन कर दो, उससे आपका वे फॉरवर्ड और आपकी गवर्नमेंट के किए गए इनिशिएटिव वो आपके उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, आपका आंसर बेटर बन जाएगा। उसके साथ अगर देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे जो रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास, जैसे मान लो नशा मुक्ति केंद्र है, वो क्या है इसीलिए लाया गया कि नशा मुक्त जो लोग हैं, नशे से पीड़ित हैं, उनका जो है उससे फ्री किया जाए। तो उन सेंटर्स की बहुत कमी है, तो जो पुनर्वास सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है काफी, बहुत कुछ। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आंसर लिखने में नहीं होगी, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो पुनर्वास सुविधाओं की कमी भी है। उसके बाद राजनीतिक एजेंडा भी रहता है। उसके बाद उड़ता पंजाब में आप इसको देखेंगे, ठीक है, जो राजनीतिक विल पावर है, ठीक है, राजनीतिक एजेंडा या इनकी जो इच्छा शक्ति, इसमें भी आपको क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। दूसरी बात, उस पर कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो यूथ है ना मोस्टली चाहता है कि यूथ कैसा रहे, शिक्षा पे बात ना करे, स्वास्थ्य पे बात ना करे, रोजगार पे बात ना करे, किसमें मस्त रहे, बाकी दुनिया में बढ़िया देखो वेब सीरीज और मूवी और फालतू की चीजें खाते पीते रहो, मोस्टली यही होता है। अगर गवर्नमेंट का मोस्ट जो अगर देखें उस पर काम करना है तो करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी इनिशिएटिव लॉन्च करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी जरूरी। तो ये सारे रीजन है। इसका इम्पैक्ट अगर हमने इस चर्चा भी कर ली कि इम्पैक्ट क्या क्या है इसका, तो इम्पैक्ट पहली बार एंटी सोशल बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि उसका मानसिक संतुलन, हमने अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया भी, ये से चैलेंज हो सकता है। थर्ड अगर हम देखें और क्या होगा, तो समाज जो देश की जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बाधित होगी। तो इस तरह से आप इम्पैक्ट में कि क्या क्या हो सकता है वो आप लोग बहुत इजीली, जब इतना हमने इस पर बात कर ली तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इस पे। उसके साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे किया क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस पे क्या काम किए हैं, तो कुछ हम इस पे पिक्स के थ्रू उसको समझाएंगे, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बाकी अगर हम प्रभाव पे भी अगर हम डाल लें, अगर हम देखें एंटी सोशल व्यवहार, ठीक, जैसे कि हिंसा, पता चला कहीं दंगे हो रहे हैं, सबसे पहले आप ही जाके वहां, क्योंकि आपका अगर मेंटल बैलेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। हिंसा है, अपराध है। आपने एक केस सुना होगा दिल्ली में श्रद्धा वाला, ठीक है, श्रद्धा आप करके कुछ था, उसमें जो है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, और तो वो क्या है, वो भी ड्रग एडिक्ट है पर्सन, वो ड्रग एडिक्ट है। तो उससे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि क्या होते हैं एंटी सोशल बिहेवियर वो करते हैं। ड्रग जो श्रद्धा वाला केस है दिल्ली का, ठीक है, जैसे श्रद्धा कांड, बताइए ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो देख करके मानवता भी शर्मसार हो जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति आती है। दूसरा, मानसिक संतुलन हो जाता है, मानसिक संतुलन में गिरावट आ जाती है। उसके साथ अगर आपने कभी देखा होगा, सड़क सुरक्षा का एक इशू भी बनता है। बहुत जो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और जो इस पर रिपोर्ट्स आई कि सड़क सुरक्षा, यानी अच्छा, एक सड़क सुरक्षा से एक घोषणा पत्र संबंधित है, ब्राजीलिया घोषणा पत्र, ब्राजीलिया, अभी बात आई तो मैंने इसको यहाँ पे चर्चा कर दिया है। ब्राजीलिया घोषणा पत्र है जो सड़क, जो रोड सेफ्टी है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो मोस्टली जो पियक्कड़ लोग होते हैं, यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग, उनका बैलेंस नहीं होता, कहीं भी जाकर ठोक दिया, तो उनमें उन लोगों का रेशियो ज्यादा है जो ड्रग एब्यूज है, ठीक, सड़क सुरक्षा का इशू आता। इससे और क्या होगा,
जो गरीबी है, और ये जो गरीबी होगी वो बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि में गिरावट आएगी, ऑब्वियसली उत्पादकता घटेगी तो आर्थिक समृद्धि में गिरावट आएगी, गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। और उसके साथ क्या होगा, जो घरेलू हिंसा है, जो महिलाएं और बच्चे हैं ये बहुत परेशान होते हैं, जिनके घर में ड्रग एब्यूजर है उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। और इसमें जो 3 वर्ग बहुत परेशान होता है, एक वुमेन, ठीक है, चाइल्ड, और उसके साथ जो सीनियर सिटीजन है यानी वृद्ध, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जिसकी उम्र 50, 55, 60 साल की है, उसका बेटा अगर ऐसी स्थिति में हो तो सोचिए क्या गुजरेगी उस पर, ठीक है। बच्चे हैं उनका कोई ग्रोथ नहीं होगा, महिलाएं हैं उनको मारपीट ये सब झेलना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ये इम्पैक्ट हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे काम क्या क्या किया है, तो उस पर हम देख लेते हैं, कुछ उसकी हमने पिक ली है। या देखिए मेंटल हेल्थ केयर, और हम पीछे जाते हैं अगर, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 आया। इसमें क्या किया गया, जो एल्कोहल है, ठीक है, और जो ड्रग यूज करने वाले लोग हैं, ठीक, इनको जो डिसऑर्डर होता है इनको इसके एम्बिट में लिया गया, यानी इसकी जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अगर अल्कोहल कोई लेता है या कोई ड्रग लेता है, उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो इसको एम्बिट में लिया गया। तो गवर्नमेंट ने इस पे एक काम किया। दूसरा क्या किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो एनजीओ होते हैं जिससे काम कर रहे होते हैं, किसके लिए काम कर रहे होते हैं, इन्हीं के जैसे पुनर्वास के लिए, इनके एडिक्ट को छुड़ाने के लिए एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या किया है कि उन्होंने एक सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिम्स को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि इनको जो है हेल्प मिलती है एनजीओ को, ठीक है। इसमें एनजीओ को क्या दी जाती है, हेल्प दी जाती है। तो इसके लिए ये मतलब लाया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि इसको एक तैयार किया जाएगा कि एक ऑनलाइन जो ड्रग ऑफेंसेस और ऑफेंडर्स हैं उनका एक जो है वो डेटाबेस भी हो, जिससे पता चलना चाहिए ना कि कितने लोग हैं, उनको कैसे निकालना है, क्या करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे लोगों को फंड देती है, ठीक है, ऐसे जो काम कर रहे हैं इनके लिए, ठीक। तो इस पे काम करती है। दूसरी, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, इसके लिए फंड बनाया गया है, जिससे क्या किया जाए, जो ये ड्रग एब्यूजर्स हैं इनके एडिक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। और एडिक्शन को कम करने से नारकोटिक्स, ड्रग्स है, रिहेबिलिटेशन एडिक्ट्स है, एजुकेट है, ये सारे कम किए जा सके। तो नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज ये बनाया गया है। उसके साथ अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ठीक है, NAPDR, एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला जो है एक इनिशिएटिव है। नहीं, आपका जो सिम्स है ना, ये लॉन्च किया एक सॉफ्टवेयर है, देखो आई एम सॉरी, जो ये आपका है सिम्स, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, इनका क्या है कि जो ऑनलाइन डेटाबेस है, जो ड्रग ऑफेंसर्स हैं या ऑफेंडर्स हैं, इनके लिए तैयार करना, इनका एक डेटाबेस रहेगा जिनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर हो सके। तो इनके एक डेटाबेस के लिए सिम्स एक जो है वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका एनजीओ को हेल्प करता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये क्या करता है, ये इसके थ्रू नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के थ्रू क्या करता है, ये आपको एनजीओ को हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं तो उनके लिए ये हेल्प करता है। उसके साथ हमने अभी बात की थी कि नशा मुक्ति जो केंद्र बनाए जाते हैं, तो नशा मुक्ति भारत अभियान लॉन्च किया गया के थ्रू क्या किया गया है कि 272 जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने बताया ना कि हॉटस्पॉट स्टेट हैं, तो वहां वल्नरेबल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए क्या करना है, एक मैसिव कम्युनिटी क्या हेल्प लेना, वहां तक पहुंचना है। मैसिव कम्युनिटी का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्तर तक जो सबसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है वहां की आबादी तक पहुंचना और उन लोगों को इलाज करना, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि लगभग 8000 यूथ वॉलंटियर को भी इन्वॉल्व किया गया, जिनकी मदद ली जा रही है, ठीक। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो है इस अभियान के थ्रू लगभग 45.6 लाख यूथ को क्या किया गया है, इसमें कांटेक्ट किया गया है। तो नशा मुक्ति भारत अभियान भी इसमें एक इनिशिएटिव है जो भारत ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने क्या कोई एफर्ट किया है, भारत ने क्या क्या किया है, तो अगर हम देखें इसमें नेशनल लेवल पे, अच्छा एक और है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों
लोगों ने एक सुना होगा आर्यन केस, शाहरुख खान के बेटे पे ड्रग का अब्यूज का केस दर्ज हुआ था और बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो इसके में अगर आपको सजा हो गई, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के थ्रू अगर आपको सजा हुई तो फिर आपको क्या होगा कि आपको जमानत तक नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है ये। क्योंकि एक बहुत अगर अपराध देखें तो बड़ा सेंसिटिव, ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव अपराध है, पूरी समाज पूरे देश को बर्बाद कर देता है। तो ठीक है, तो ये लाया गया था कि जो है देखिए किसको किसको ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन है, ठीक है, अगर इसका प्रोडक्शन करता है, प्रोसेसिंग करता है, सेलिंग करता है, परचेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी खरीद भी करते हो आपसे, खरीदना बेचना दोनों, ठीक है, स्टोरिंग करते हैं आप किसी तरह से, कंज्यूमिंग करते हैं, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की, तो क्या है आप अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा, ठीक है। तो किसको किसको प्रोहिबिट करता है, एक पर्सन को, अगर वो उसका उत्पादन करता है। इसीलिए अफीम की खेती जैसे होती है, अफीम की खेती को क्या है, अनुमति लेनी पड़ती है, प्रतिबंधित नहीं, बट आप बिना अनुमति के आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो प्रोडक्शन हो गया या प्रोसेसिंग होगा, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग या फिर कंज्यूमिंग, ये सारे अपराध की श्रेणी में ही शामिल किए गए हैं। अगर आप इनसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जितने भी, अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो इसमें अगर पकड़ा गया तो फिर बहुत लंबी सजा भी होगी और पूरा फ्यूचर भी बर्बाद होगा। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, भारत ने कुछ क्या एग्रीमेंट साइन किए तो किया है। एक यूनाइटेड नेशंस यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है 1961 का, एक यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971 है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substances 1988, UN Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC 2000, ठीक है। तो इन सबको भारत ने क्या किया है, इनको भी भारत इस पे सहमति अपनी दी है, यानी इसको वो किया है, इसका कन्वेंशन को साइन किया है कि जो है हम अपने यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें यूएन महासभा 19 वर्ल्ड ड्रग डे 2023, इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, इसमें किस लिए मनाया जाता है, इसका जो मेन उद्देश्य है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग आर वर्ल्ड ड्रग डे, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य कि जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जो ड्रग अब्यूज है, ठीक, और जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है, इसको रोकना है और जागरूकता फैलानी। तो कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है, ये पर ईयर मनाया जाता है। और इसका जो एम है, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन एक्शन लेना है, उसके साथ कोऑपरेशन बनाना है, क्या अचीव करना है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ ड्रग अब्यूज, ठीक, जो दुनिया है वो ड्रग अब्यूज से क्या हो, मुक्त हो, वर्ल्ड जो है वो फ्री हो जाए। तो इसका एम ये है मुख्यतः, और स्ट्रेंथ करना है, एक ऐसे एक्शन लेना या कोऑपरेशन बनाना जिसकी हमने बात भी की, जिससे ये अचीव किया जा सके। अगर हम 2023 की थीम देखें, ठीक है, तो इसकी थीम है पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ठीक है, पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ये इसकी थीम है 2023 की। तो ये सारे इनिशिएटिव हमने देखा कि नेशनल लेवल पे कहाँ पे लिए गए, ग्लोबल लेवल पे कौन से लिए गए, तो वो हमने कुछ पिक उठाई थी, ठीक है, वो हमारी अपनी नहीं है, हमने जो है कुछ इंस्टीट्यूट से ले ली, जो जरूरी लगी वो हमने ऐड ऑन कर दिया, सब पे उस पे जरूरी नहीं था कि हम हर चीज आपको लिख के बताएं। तो वो आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी और इंग्लिश में जो है वो दोनों में इसको वो रिकमेंड करें, और बाकी इससे समझ में तो आ रहा है, हिंदी में ही समझा रहे हैं। तो आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जीएस 3 के लिए और जीएस 1 में सोशल इश्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी राय और कमेंट जो भी है उसका स्वागत है आपका। बाकी जो आपको कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो इस पे जो नंबर है स्क्रीन पे, वो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।